अध्याय 511 स्पष्टता, ग्रह तिथियां, शाम के समय। हालांकि प्रथम एल्डर ने कई महत्वपूर्ण विवरणों को नजरअंदाज कर दिया था, सौभाग्य से शाम होते होते एक योग्य सैन्य लेफ्टिनेंट उनके निर्धारित क्वार्टर में पहुंचा और लियो और वेया को कहीं अधिक व्यापक और व्यवस्थित ब्रीफिंग प्रदान की। एक ऐसी ब्रीफिंग जिसमें उन सभी प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट किया गया जिन्हें प्रथम एल्डर समझाने में विफल रहे थे। मानक लड़ाकू वर्दी पहने उस व्यक्ति के चेहरे पर ऐसे कठोर भाव थे जैसे उसने वास्तविक युद्ध देखा हो और वह एक अनुभवी सैनिक के शांत अधिकार के साथ व्यवहार कर रहा था। उन्होंने बड़ी ही अनुशासित सटीकता के साथ उन्हें मिशन की बारीकियों से अवगत कराया, जिसमें न केवल सतही उद्देश्यों को रेखांकित किया गया बल्कि दुश्मन के अधिकारियों का रूप धारण करने से जुड़ी अंतर्निहित अपेक्षाओं को भी बताया गया। उन्होंने लेफ्टिनेंट आरोन और लेफ्टिनेंट लैरी के बारे में कागज पर लिखे नामों के रूप में नहीं बल्कि जीवित प्राणियों के रूप में बात की। उनकी दिनचर्या, उनके बोलने का लहजा, उनके पसंदीदा अधिकारी, उनके हाव भाव की सूक्ष्म आदतें, यहाँ तक कि ब्रीफिंग के दौरान उनके सिर हिलाने का तरीका, सब कुछ उन्होंने इतनी सटीकता से बताया मानो महीनों से उन पर नजर रखी जा रही हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेफ्टिनेंट ने समझाया कि बिना संदेह पैदा किए आवश्यक जानकारी कैसे प्राप्त की जानी थी। इसमें न तो जबरदस्ती डेटा हैकिंग की गई और न ही अंधाधुंध छापे मारे गए, बल्कि केवल सावधानीपूर्वक की गई छोटी छोटी गड़बड़ियों और मनोवैज्ञानिक चालों की एक श्रृंखला शामिल थी। जानबूझकर कुछ कर्तव्यों में देरी करना, उपकरणों को गलत जगह रखना, उपकरणों की अधिक मांग करना और ये देखना कि कमांड संरचनाएं कैसे प्रतिक्रिया करती है। ये दबाव, समय और संदिग्ध दिखे बिना चुपचाप कमजोरियों को दर्ज करने के बारे में था। उनकी सहायता के लिए उन्होंने उन्हें छोटे छोटे उपकरण दिए, जैसे कि पतले फ्रॉस्ट टेलिस्मान पेपर जिससे बिना ब्लेड का निशान छोड़े पाइप फट जाते थे, और विस्फोट ध्वनि टेलिस्मान जो वास्तव में विस्फोट किए बिना ही एक बड़े विस्फोट की ध्वनि उत्पन्न कर सकता था। यदि इन दोनों उपकरणों का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये उन्हें अधिक जानकारी प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी समझाया कि ऐसा कैसे किया जाए। अगर आप पकड़े जाते हैं तो पूर्वी विंग के छात्रावासों के नीचे बनी एक संकरी सुरंग ढूंढें। यह आपको आसपास के जंगलों में ले जाएगी, जो आपातकालीन झोपड़ी से कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेफ्टिनेंट ने समझाया। क्योंकि प्रथम एल्डर के विपरीत, जो केवल मनमाने ढंग से बातें करते थे, इस व्यक्ति ने उन्हें विस्तृत निर्देश और उचित जानकारी दी। 5 घंटे बाद जब सत्र समाप्त हुआ तो लियो ने खुद को अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा आराम से लेटा हुआ पाया। उसकी सांसें सामान्य हो रही थीं क्योंकि सुबह से उसे जकड़े हुए तनाव आखिरकार कम होने लगा था। इस मिशन में अभी भी बड़े जोखिम शामिल थे, लेकिन अब कम से कम उसके पास इस बात का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। और यह निश्चित रूप से सुबह उसे सौंपी गई स्थिति की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार था। वर्तमान में ड्रैगन सेना के आकार के बारे में आपका क्या विचार है, चचेरे भाई? 30 मिलियन सैनिक पहले ही 6 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, और अगले सप्ताह के भीतर 10 मिलियन और सैनिक तैयार हो जाएंगे। इसलिए जब तक हम ये हमला शुरू करेंगे तब तक हमारे पास 40 मिलियन सैनिक उपलब्ध होंगे, वेर ने कहा, जिसके जवाब में लियो ने सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ऐतिहासिक मानकों की तुलना में ये 3 शताब्दियों से अधिक समय में ड्रैगन सेना की सबसे बड़ी प्रारंभिक भर्ती थी, जो कि नूह द्वारा अपने पहले प्रमुख अभियान के दौरान नेतृत्व की गई संख्या से लगभग दोगुनी थी। फिर भी लियो को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह उस सेना का नेतृत्व करने के बारे में कैसा महसूस कर रहा था जिसने मुश्किल से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण लिया था और अभी तक वास्तविक युद्ध की वास्तविकताओं का अनुभव नहीं किया था। हमारी कमान संरचना बुरी नहीं है। कई सेवानिवृत्त सैन्य जनरलों और उत्कृष्ट स्तर के योद्धाओं ने ड्रैगन के झंडे तले सेवा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं, लेकिन मुझे अब भी हमारी सेना की समग्र क्षमता पर संदेह है। उन्हें असली लड़ाई में उतारने के लिए 6 सप्ताह का समय बहुत कम लगता है, और मुझे डर है कि इस पहली तैनाती के दौरान हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर भी मुझे लगता है कि इससे स्थिति में सुधार ही होगा, क्योंकि बचे हुए लोग अनुभव प्राप्त करेंगे और बाद में आने वाले नए लोगों को बेहतर प्रशिक्षित वातावरण विरासत में मिलेगा। फिलहाल तो मुझे यकीन नहीं है कि इन आंकड़ों का कोई मतलब है, खासकर ये देखते हुए कि हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दुश्मन ने कोरल पर कितने सैनिक तैनात किए हैं, लियो ने निष्कर्ष निकाला, जिस पर वही ने ईमानदारी से किए गए मूल्यांकन की सराहना करते हुए सहमति में सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि सम्राट चार्ल्स ने आपको 12वें एल्डर की तुलना में बेहतर तरीके से तैयार किया होगा, क्योंकि सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है, मैं अभिभूत महसूस कर रही हूँ, और अभी मैं बस हालात के अनुसार चल रही हूँ। क्योंकि अगर मैं सोचने के लिए रुक गया
तो शायद मैं घबरा जाऊंगा, भाग जाऊंगा और खुद को एक गड्ढे में छिपा लूंगा। वेया ने स्वीकार किया, जबकि लियो ने उसे एक दृढ़, चेतावनी भरी नजर से देखा। ऐसा मत करो, इसका कोई ऐसा संस्करण नहीं है जिसमें मैं ड्रैगन की मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं। मैं इस मिशन पर आपके साथ जा रहा हूं। चार्ल्स ने मुझे जो ज्ञान दिया है, उसके आधार पर मैं यथासंभव आपका मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन अंततः यही आपकी भूमिका है, वो सेना आपकी है। इस विजय का श्रेय आपको ही मिलेगा, और उनकी मृत्यु का, हमारे लोगों की मृत्यु का बोझ भी आपको ही उठाना होगा। मैं यहाँ केवल कल्ट आर्मी का एक प्रतिनिधि हूँ, जो जरूरत पड़ने पर सामरिक अंतर्दृष्टि और संरचना प्रदान करने के लिए मौजूद हूँ। लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व करना मेरा काम नहीं है, इस बोझ को उठाना मेरा काम नहीं है, लियो ने स्पष्ट रूप से कहा। तभी वेया ने एक लंबी, थकी हुई आह भरी। यह वो बात नहीं थी जो वो लियो से सुनना चाहता था, लेकिन मन ही मन वह जानता था कि यही वो बात थी जो उसे सुनने की जरूरत थी। तुम्हें लगता है कि हम वहां अकेले ठीक रहेंगे, कज? उसने थोड़ी नर्म आवाज में पूछा, जिस पर लियो ने जवाब में अपने कंधे उचका दिए। खैर, जब तक हमारा सामना किसी सम्राट से नहीं होता, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मुझे अपने कौशल पर इतना भरोसा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो मैं कम से कम जीवित रह सकूंगा और भाग निकलूंगा, उसने जवाब दिया, जिससे वेया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो फिर, चूंकि मैं तुमसे स्पष्ट रूप से अधिक बलवान हूं, तो मुझे लगता है कि मैं भी ठीक रहूंगा, उसने कहा, जिस पर लियो ने तुरंत अपनी तर्जनी उंगली हिलाकर विरोध जताया। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है कुछ समय पहले एक सार्वजनिक मुकाबले में मैंने तुम्हारी बुरी तरह पिटाई की थी, जबकि मैं तुमसे एक स्तर कमजोर था, उसने याद करते हुए कहा, और वेर ने इनकार में अपना सिर हिलाया। ये तो पुरानी बात है यार, तब से मैं और भी ताकतवर हो गया हूँ। अभी तो मैं नंबर 1 हूँ, उसने कहा, और दोनों के बीच इस बात पर नोकझोंक शुरू हो गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है, जिसके चलते उनके आसपास का माहौल हल्का फुल्का हो गया। अध्याय 512, जहाज पर, ग्रह तिथियां, हैंगर बे क्षेत्र, तैनाती दिवस। लियो और वेया के लिए पूरा दिन पलक झपकते ही बीत गया, क्योंकि दोनों ने जागते हुए लगभग हर पल मिशन की योजना बनाने, उसे परिष्कृत करने और हर संभव कोण से मानसिक रूप से उसका पूर्वाभ्यास करने में बिताया। कुछ ही समय में तैनाती का समय नजदीक आ गया, जिससे उन्हें अपना असली रूप त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने फीकी जैतून हरे रंग की सफाई कर्मचारियों की वर्दी पहन ली जो उनके असली शरीर पर ढीली ढाली लटक रही थी। शेप शिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करके उनके चेहरों को कुशलतापूर्वक बदल दिया गया था। अब वे अधेड़ उम्र के रखरखाव कर्मचारियों जैसे नीरस और भुला देने योग्य चेहरे वाले लग रहे थे। न ज्यादा बदसूरत, न ज्यादा विशिष्ट, बस इतने कि वे आसपास के माहौल में घुल-मिल जाएं और नजरअंदाज हो जाएं। उनकी कलाई पर बंधी पतली काली चूड़ियां देखने में तो साधारण लगती थीं, लेकिन वास्तव में वे उच्च कोटि की वस्तुएं थीं जो उनकी आभा को आम नागरिकों के स्तर तक कम कर देती थीं। यहां तक कि एक अनुभवी ट्रांसेंडेंट लेफ्टिनेंट भी उन्हें स्कैन करते समय कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाता, क्योंकि वे पूरी तरह से हानिरहित प्रतीत होते थे, जैसे कि दो निहत्थे, गैर माना संवेदनशील सेवा कर्मचारी जो किसी रिसाव की सफाई या दैनिक सफाई कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जा रहे हों। लोड करो, बोनो, एक तीखी, चिड़चिड़ी आवाज हवा में गूंज उठी। चिल्लाने वाला व्यक्ति रैंप के आधे रास्ते पर खड़ा था। उसने एक पुरानी व्हाइट टाइगर यूनियन की वर्दी पहन रखी थी, और उसका लहजा इस बात पर अधिक केंद्रित था कि वह अपनी चेकलिस्ट को पूरा करे, बजाय इसके कि उसे इस बात की परवाह हो कि कौन चढ़ रहा है। उसके हाथ में एक भारी भरकम डेटा स्लेट रखी थी। उसकी स्टाइल्स की नोक पहले से ही लियो और वेयर द्वारा अपनाई गई झूठी पहचानों के आगे पुष्टि का निशान लगा रही थी, जिसकी उसने दोबारा जांच करने की जहमत भी नहीं उठाई। ये पंथ का एक सोचा समझा निर्णय था। उन्होंने व्हाइट टाइगर यूनियन को 2 एजेंटों को कोरल द्वीप पर तस्करी करके भेजने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी यह खुलासा नहीं किया कि वे एजेंट वास्तव में कौन थे। इसके बजाय लियो और वेर को एक बुनियादी टोही मिशन पर तैनात निम्न स्तरीय स्काउट के रूप में पेश किया गया था, और उनके सफाईकर्मी वाले वेश का काम आवरण और ध्यान भटकाने दोनों के रूप में किया गया था। इसके पीछे का तर्क सरल था। यदि व्हाइट टाइगर यूनियन का मानना था कि वे केवल बलि का बकरा बनने योग्य पैदल सैनिकों को ही ले जा रहे हैं, तो विश्वासघात का खतरा कम रहता था। लेकिन अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाए, अगर उन्हें एहसास हो जाए कि वे खुद ड्रैगन को अपने साथ लिए हुए हैं, तो उन्हें दुश्मन को बेच देने और पंथ से संबंध तोड़ने का प्रलोभन इतना प्रबल हो जाएगा कि उसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाएगा। इसलिए ऐसे अनावश्यक जोखिमों को कम करने के लिए लियो और वेयर की वास्तविक पहचान व्हाइट टाइगर यूनियन के लिए भी एक रहस्य बनी रही। दुर्भाग्य से लोडिंग अधिकारी को उस सच्चाई की जानकारी नहीं थी, और जहां तक उसका सवाल था,
लियो और वेया केवल इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले सैनिक थे, फीकी वर्दी में बस 2 और गुमनाम शरीर। इसलिए जब उसने बिना देखे ही एक डेटा स्लेट से उनके नाम गिनते हुए चिल्लाकर कहा, चढ़ जाओ बोनो, तो वेया की निगाहें तुरंत तेज हो गईं, उसकी पुतलियां दबी हुई क्रोध से सिकुड़ गईं। तुमने मुझसे क्या कहा था? वेर ने कहना शुरू किया, उसकी जानलेवा मंशा बढ़ती जा रही थी। तभी बिना किसी झिझक के लियो बीच में आ गया। उसने वेर के पीछे हाथ बढ़ाया और उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लोहे की तरह जकड़ गईं और उसने उसे जबरदस्ती आगे धकेल दिया। उसे मुड़ने का मौका दिए बिना रैंप पर ऊपर की ओर ले गया। नहीं, लियो ने धीमी आवाज में कहा। यह शब्द सुझाव से ज्यादा एक आदेश जैसा था, क्योंकि वे चुपचाप गुस्से में आगे लड़खड़ाता हुआ चला गया। लोडर ने भौहें उठाई और उपहास व्यक्त किया। इसे काबू में रखो, उसने चेतावनी देते हुए स्लेट के किनारे पर तीखी नजर से थपथपाया, वरना मैं इसे बीच रास्ते में ही अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। मैंने पहले भी ऐसा किया है, यह मत सोचो कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। लियो ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया और अपना सिर नीचे कर लिया, मानो वो एक डरपोक सैनिक हो जिसका पद इतना नीचा हो कि वह अधिकारियों पर सवाल न उठा सके। समझ गया महोदय, वो बस थका हुआ है, प्रस्थान के निर्धारित समय से पहले ज्यादा सो नहीं पाया, लियो ने धीरे से कहा और अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट झलकने दी ताकि यह बात विश्वसनीय लगे। लोडर को स्पष्टीकरण की कोई परवाह नहीं थी, वो पहले ही अपनी सूची में मौजूद अगले सामानों की ओर मुड़ चुका था। और बस इसी तरह दोनों ड्रैगन धर्मी गुट के क्षेत्र की ओर जाने वाले एक जहाज पर सवार हो गए। जहाज का आंतरिक हिस्सा मंदबुद्धि और तंग था, जो सेक्टर 12 की मासिक आपूर्ति के लिए भेजे जाने वाले बक्सों से भरा हुआ था। अन्य सभी सामानों के बीच सफाई के सामान से भरी एक ट्रे और नकली स्वच्छता उपकरणों से भरी एक बाल्टी भी थी। पंथ ने आधिकारिक अभिलेखों से मेल खाने के लिए हर चीज को व्यवस्थित किया था, यहां तक कि ग्रीस के दाग और साफ किए गए पहचान चिन्हों तक का भी ध्यान रखा गया था। उनका भंडाफोड़ पूरी तरह से पुख्ता था। जैसे ही उनके पीछे हैच धातु की सरसराहट के साथ बंद हुआ, लियो ने भंडारण बक्सों के पास एक कोना ढूंढा और बैठ गया, और वेया को भी ऐसा ही करने का इशारा किया, क्योंकि इंजन के गर्म होने और जहाज के गोदी से निकलने के बाद ही उसने खुद को ठीक से सांस लेने की अनुमति दी। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया, लियो ने ठंडे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, तो तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। वेया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन काफी देर रुकने के बाद उसने एक बार सिर हिलाया। उसकी आंखों की लालिमा फिर से फीकी पड़ने लगी। मजबूत कवच के बाहर दूर से ग्रह तिथिया छोटा होता चला गया, जबकि कोरल और भी करीब आता हुआ दिखाई देने लगा। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। जहाज की धीमी गूंज उनके बीच की जगह को भर रही थी, क्योंकि वे लगभग 4 घंटे में अपने गंतव्य के आने का इंतजार कर रहे थे और शांत बातचीत करते हुए समय बिता रहे थे। आपको पता है, मेरी पहली असली नौकरी सड़क किनारे एक मोटल में शौचालय साफ करने की थी। वेर ने उस याद को याद करते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, मैंने वहां 7 महीने काम किया था जब मैं सिर्फ 11 साल का था। मैं उस समय अनाथालय से भाग गया था और मैंने अभी तक चोरी करना शुरू नहीं किया था, इसलिए मैंने जैसे तैसे गुजारा किया। उसने आगे कहा, उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई, जबकि लियो कमरे के दूसरी तरफ से हल्की सी मुस्कान बिखेर रहा था। मैंने सफाई का काम भी किया है, 11 साल की उम्र में नहीं, बल्कि 19 साल की उम्र में, लियो ने शांत, लगभग मजाकिया लहजे में जवाब दिया। मुझे लंबी दूरी के आग पर कचरे के टैंकों की सफाई करनी पड़ी थी। मैंने भी बहुत कठिनाइयां देखी है, भाई। इस मामले में तुम अकेले नहीं हो, उसने सरल शब्दों में कहा, और वेर आश्चर्य से पलकें झपकाता रहा। लियो को देखकर उसे कभी ऐसे अतीत की कल्पना भी नहीं हुई थी। लियो का व्यवहार, उसके हाव भाव में आत्मविश्वास, उसके शब्दों में तीक्ष्णता, ये सब देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ हो। तो तुम्हारी भी जिंदगी मुश्किलों भरी रही, है ना? वेर ने कहा। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि शायद वे सचमुच एक ही जैसे हैं। अध्याय 513 घुसपैठ पूर्ण, ग्रह कोरल, धर्मी गुट का सैन्य अड्डा, माल उतारने का क्षेत्र। कुछ घंटों बाद लियो और वेया कोरल ग्रह पर उतरे और टकराने पर यान में भीषण कंपन हुई। कपकपी लगभग तुरंत ही लियो और वेर दोनों ने अपने ढीले कपड़ों की तहों के नीचे छिपे हथियारों की ओर हाथ बढ़ाया, क्योंकि वे किसी भी अप्रत्याशित खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। सौभाग्य से व्हाइट टाइगर यूनियन ने उनके साथ धोखा नहीं किया, क्योंकि उतरने के बाद जब जहाज का बाहरी हिस्सा खुला तो वहां उनके चारों ओर कोई सैनिक नहीं थे और न ही कोई ऐसा तत्काल खतरा था जो असामान्य प्रतीत होता हो। तुम दोनों, जैसे ही हम इस बड़े बक्से को उतारना शुरू करें, इसके पीछे से निकल आना। एक कर्कश पुरुष की आवाज सुनाई दी,
जिसे सुनकर लियो और वेर ने सहमति में सिर हिलाया। यह वही व्हाइट टाइगर यूनियन का कार्यकर्ता था जिसने पहले भी उनके साथ बदतमीजी से चेक इन किया था, और अब भी वो उसी उद्दंड रवैये के साथ माल उतारने का काम करता हुआ प्रतीत हो रहा था। नाला ची ची जैसे ही सामान उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई, व्हाइट टाइगर यूनियन के अन्य कर्मचारियों ने पहले छोटे पार्सल को हटाना शुरू कर दिया, जब तक कि उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि अब उन पर किसी की नजर नहीं है, जिसके बाद उन्होंने सबसे बड़े क्रेट को हटाना शुरू कर दिया। अभी जाओ, देर मत करो, अनलोडिंग अधिकारी ने निर्देश दिया, और लियो और वेयर तुरंत हरकत में आ गए। सफाई सामग्री की ट्रॉलियों को हटाते हुए वे आसानी से यान से बाहर निकल गए और सेक्टर 12 के सैन्य अड्डे की ओर चल पड़े। ची ची चीख जैसे ही ट्रॉली आगे बढ़ी, उसके पहिए हल्की सी चरमराहट करने लगे। गाड़ी पर सफाई के तरल पदार्थों से भरी एक ट्रे, डिस्पोजेबल दस्ताने और रखरखाव ग्रेड कीटाणुनाशकों से भरे प्लास्टिक के डिब्बे रखे हुए थे। जैतून के रंग की वर्दी से लेकर झुकी हुई पीठ और नीचे झुकी हुई आंखों के साथ आगे बढ़ते हुए उनकी मुद्रा तक, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मौन किसी ने भी अलार्म नहीं बजाया, और उन्हें गहरी राहत मिली कि उनका प्रवेश पूरी तरह से किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना हुआ। दूर से आती हुई चीखें, लयबद्ध कदमों की धमक, उनके आसपास का सैन्य अड्डा चहल पहल से भरा हुआ था। अधिकारी आदेश चिल्ला रहे थे, सैनिक अभ्यास कर रहे थे और परिवहन नौकाएं विभिन्न क्षेत्रों में उपकरण ले जा रही थीं। लेकिन किसी ने भी सफाईकर्मियों की तरफ नजर नहीं डाली। उनकी उपस्थिति पर किसी ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि वे सहजता से परिवेश में घुल मिल गए थे। कदम कदम सैन्य अड्डे के लेआउट से गुजरते हुए उनके कदमों में कोई झिझक नहीं थी। वे उस रास्ते का अनुसरण कर रहे थे जिसे उन्होंने मिशन शुरू होने से पहले ही याद कर लिया था, हैंगर बे एरिया से केंद्रीय आपूर्ति कक्ष तक चलते हुए, जो वह स्थान होना चाहिए था जहां वे प्रत्येक कार्य शिफ्ट समाप्त होने के बाद अपनी कार्य ट्रॉलियों को छोड़ते थे। चाहे कोई भी उनके पास से गुजरे, वे न तो धीमे हुए और न ही उन्होंने किसी से रास्ता पूछा। वे अनुभवी श्रमिकों की तरह आगे बढ़ते रहे जो इस रास्ते से पहले 100 बार गुजर चुके थे। अभी तक तो सब ठीक है, वेर ने कहा, और लियो ने सिर झुकाए हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर वे केंद्रीय आपूर्ति कक्ष में चले गए, जहां अन्य सफाईकर्मी उन्हें संदेह की निगाहों से देख रहे थे। तुम दोनों, मैंने तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा, तुम कौन हो? मुख्य चौकीदार ने पूछा, और लियो ही सबसे पहले आगे बढ़कर उसके संदेह का जवाब देने के लिए बढ़ा। क्या आप स्वच्छता प्रमुख हैं, बैरी? उसने शांत स्वर में पूछा, जिस पर बैरी ने कमर पर हाथ रखते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं हूं, बैरी ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। तभी लियो ने नकली खांसी का नाटक किया। खांसी? खैर, आपको हमारे आगमन की सूचना मिल जानी चाहिए थी। हम जोन 11 से स्थानांतरित हो गए हैं। हमें उस रुकावट की समस्या में सहायता करने के लिए भेजा गया है जिसकी आपने सूचना दी थी। बस 24 घंटे का काम है, जल्दी से वापस आ जाएंगे, लियो ने कहा, और उसकी बात सुनकर बैरी की आंखें चमक उठी। तो आप ही हैं जोन 11 के वो विशेषज्ञ जो पाइपों को साफ करने के लिए मशहूर हैं। हमारे सामने भूमिगत एक बहुत बड़ी समस्या है। जल प्रवाह पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और इसे हल करना हमारी क्षमताओं से परे साबित हुआ है। इसीलिए हमने विशेषज्ञों की मदद ली है, बैरी ने कहना शुरू किया। तभी वही ने हथेली उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। और कुछ मत कहो, उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। मैं पिछले 30 वर्षों से पाइपों की रुकावटें दूर करने का काम कर रहा हूं। जोन 11 में वे मुझे पाइप फुसफुसाने वाला कहते हैं। मैं इन सब चीजों का विशेषज्ञ हूं, वेयर ने कहा, और उसके इस दावे पर कमरे में मौजूद अन्य सफाईकर्मियों की आंखें चमकने लगीं। बैरी ने जोर से सीटी बजाई और वेयर की पीठ थपथपाई, मानो उसे वेयर का अभिनय पूरी तरह से पसंद आ गया हो। वाह, मुझे तुम्हारा यह आत्मविश्वास बहुत पसंद आया, वह हंसते हुए बोला। शायद तुम ही हो वो जिसकी हमें जरूरत है। इस रुकावट की वजह से 1 हफ्ते से ज्यादा समय से अफरा तफरी मची हुई है। ऊपरी कमरों में बदबू रिसने को लेकर कमान ने हमें लगातार परेशान किया है। लियो ने सफाई की ट्रॉली को ठीक करते हुए विनम्रता से मुस्कुराया। उसका व्यवहार सहज लेकिन सम्मानजनक था, जो बिना ध्यान आकर्षित किए संदेह को कम करने के लिए पर्याप्त था। हम सुबह उठते ही सबसे पहले एक नजर डालेंगे, उन्होंने ऐसे लहजे में कहा जैसे ये शब्द उन्होंने पहले भी 100 बार कहे हो। अभी हम बस थोड़ा आराम करना चाहते हैं, आसपास की जगह को समझना चाहते हैं, और अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो एक नक्शा भी ले लें। बैरी ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। कोई जरूरत नहीं, अगर आप जोन 11 से हैं तो आपको लेआउट पहले से ही पता होगा। यहाँ का सिस्टम आपके बेस पर मौजूद सिस्टम की हूबहू नकल है। सच कहूं तो इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको अपने बिस्तर स्वच्छता विभाग के पिछले हिस्से में दाहिनी और चौथे गलियारे में मिलेंगे। अगर आपको भूख लगी है
तो आप अपनी ट्रॉली लॉकअप में रख सकते हैं और कॉमन शेल्फ से राशन बार ले सकते हैं। लियो ने कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर झुकाया और वेर ने भी ऐसा ही किया। दोनों अनुभवी कर्मचारियों की भूमिका निभा रहे थे जिन्हें नजरअंदाज किए जाने की आदत हो चुकी थी। जैसे जैसे वे सफाई विभाग के भीतर गहराई तक जाते गए, उनके शरीर में तनाव धीरे धीरे कम होता गया। इसलिए नहीं कि खतरा टल गया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर पहली दहलीज पार कर ली थी। वे अब घुसपैठिए नहीं रहे थे, वे पर्यावरण का हिस्सा थे। वे बस रखरखाव करने वाले कर्मचारियों की एक और जोड़ी थे, जिन्हें गुजरने वाले कर्मियों से सामान्य अभिवादन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सम्मान मिला और सैनिकों के बीच बातचीत को बिना संदेह पैदा किए सुनने के लिए पर्याप्त अनदेखी की गई। अगले 1 घंटे तक उन्होंने बनावटी सहज रुचि दिखाते हुए सफाई विंग में घूमते हुए अपना समय बिताया और अन्य सफाई कर्मचारियों से बातचीत करते हुए उनसे सामान्य प्रश्न पूछे, जैसे कि अतिरिक्त दस्ताने कहाँ मिलेंगे या सुबह की शिफ्ट कितने बजे शुरू होती है। वेर ने टिन नाम के एक लंबे कर्मचारी के साथ हंसी मजाक किया, जिसने ओवरटाइम की शिकायत की, जबकि लियो बुलेटिन बोर्ड के पास रुका रहा और ड्यूटी रोस्टर पढ़ने का नाटक करता रहा, क्योंकि वो चुपचाप दीवार पर लगे हर नाम और शेड्यूल को ध्यान से पढ़ रहा था। तो हम 6 बजे से शुरू कर रहे हैं, लियो ने पुष्टि की। तभी एक कर्मचारी ने अपने मुंह में राशन ठूंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, ठीक 6 बजे। बैरी खुद आपको वहां ले जाएगा जहां आपको काम करना है। मुझे लगता है कि वो पाइप विस्परर को काम करते हुए देखना चाहता है। वेर हंस पड़ा और गर्व से सिर हिलाया, जबकि लियो ने एक थकी हुई मुस्कान बिखेरी, वैसी मुस्कान जो केवल अपनी शिफ्ट के अंत में एक सफाईकर्मी के चेहरे पर होती है। और बस इसी तरह उनकी घुसपैठ का पहला चरण पूरा हो गया। अध्याय 514, लियो द असासिन। उसी रात लियो के दृष्टिकोण से जब बेस पर रोशनी कम होने लगी, तब तक लियो को लेफ्टिनेंट लैरी और आरोन के रहने की जगह का पता चल चुका था। ये जानकारी उसे सफाई कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान मिली सूक्ष्म जानकारियों के कारण मिली थी। इसलिए जब कर्फ्यू लग गया और अधिकांश कर्मचारी रात के लिए सोने चले गए, तो वो छत पर सिगरेट पीने की जरूरत के बहाने अपने क्वार्टर से बाहर निकला, जबकि सच्चाई ये थी कि वो लैरी को मारने जा रहा था। बूंद छत पर पहुंचते ही लियो ने अपने ढीले सफाईकर्मी वाले वस्त्र उतार दिए और अपने परिचित हत्यारे वाले लिबास में आ गया। कपड़ा उसके ऊपर दूसरी त्वचा की तरह चिपक गया। उसने विशाल सैन्य परिसर पर चुपचाप एक नजर डाली और जैसे ही उसने वैनिश को सक्रिय किया, उसकी आकृति दृष्टि से ओझल हो गई। एक तरह से यह मेरी पहली असली हत्या होगी, उसने सोचा, इस बात से पूरी तरह अवगत होते हुए कि यद्यपि उसके पास हत्यारे की उपाधि थी, लेकिन यह पहली बार था जब वह अपनी उस पहचान को एक वास्तविक हाई प्रोफाइल लक्ष्य के खिलाफ परखने जा रहा था। रोडोवा में प्रशिक्षण में बिताया गया हर घंटा, वेन द्वारा मुझे सिखाई गई हर तकनीक, ये सब ऐसे ही पलों के लिए है, लियो ने खुद को याद दिलाया, जैसे ही वो 3 मंजिला इमारत से कूदा और बिना जरा सी भी आवाज किए नीचे जमीन पर उतरा। सरसराहट जोन 12 सैन्य अड्डे में फुसफुसाहट की तरह चलते हुए वो अंधेरे में ही छिपा रहा, धुंधले गलियारों और अंधे स्थानों से बचते हुए सटीक गणना के साथ गश्त करता रहा। उसका गंतव्य अड्डे के उत्तरी छोर पर था, जहां उच्च पदस्थ अधिकारियों के कार्यालय और आवास स्थित थे। 20 मिनट तक वो सतर्क पहरेदारों की नजरों से बचता रहा और अंत में बिना किसी का ध्यान खींचे उत्तरी आवासीय जिले की बाहरी सीमा पर पहुंच गया। मुझे बस यही उम्मीद है कि वे इस मामले को बिगाड़ न दे और जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो कोई अलार्म न बजा दे, उसने ठंडे स्वर में सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने आगे के अच्छी तरह से रोशन और कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्र का जायजा लिया। उन दोनों को टोही मिशन के अधिकांश पहलुओं को एक साथ संभालना था, लेकिन जब अपने लक्ष्यों को खत्म करने की बात आती थी, तो वह हिस्सा पूरी तरह से अकेले ही करना होता था। वे बेहद अलग अलग तरह के लड़ाके थे, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय कौशल थे जो समन्वित रूप से आमने सामने की हत्या के लिए उपयुक्त नहीं थे, जिसके कारण संयुक्त रूप से हत्या करना अनुचित था। लियो के लिए जो योजना कारगर साबित हुई, उसे वेया को आजमाने में आत्मविश्वास नहीं था, और यही बात लियो के मामले में भी लागू होती थी। अंततः उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निर्णय लिया और प्रत्येक ने अपनी अपनी शैली में हत्या को अंजाम दिया। आगे की घुसपैठ आसान नहीं होगी। मुझे गश्तों के बीच के अंतराल का सटीक समय तय करना होगा और लैरी के अपार्टमेंट की छत तक पहुंचने के लिए स्टॉर्मफ्लैश ट्रैवर्स का उपयोग करना होगा, लियो ने गणना करते हुए कहा, जैसे ही वो परिसर के पास छाया में दुबका हुआ था और गश्ती दल के गार्डों की लय का अध्ययन कर रहा था, उनके हर कदम पर नजर रख रहा था, साथ ही फायदा उठाने के लिए अंतराल की तलाश कर रहा था। क्लिक 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 जैसे ही उसने गश्ती दल के पहरेदारों की गतिविधियों के पैटर्न का सावधानीपूर्वक अनुसरण किया और लगातार 30 मिनट तक उनके रोटेशन का अवलोकन किया,
उसके दिमाग में एक घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई। 27वें पास तक उसे इसका एहसास नहीं हुआ था। एक गार्ड के मुड़ने और दूसरे गार्ड के कोने से आने के बीच 12 सेकंड का एक छोटा सा अंतराल होता है, जिसे उसने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अपना सबसे अच्छा मौका माना। लगभग 5 मिनट में जब वो खिड़की खुलेगी तो मैं अपना कदम उठाऊंगा और दूसरी मंजिल की खुली खिड़की से अंदर घुस जाऊंगा, लियो ने फैसला किया और फिर चुपचाप इंतजार करने लगा। साथ ही वह अपने आसपास के वातावरण को अप्रत्याशित खतरों के लिए स्कैन करता रहा। सही का निशान लगाना, सही का निशान लगाना, सही का निशान लगाना। अंतिम क्षण बीत गए और आगे बढ़ने का समय आ गया। ठीक है, अब जैसे ही पहले गार्ड ने मुड़ा, लियो ने स्टॉर्मफ्लैश ट्रेवर्स को सक्रिय कर दिया। अपने पैरों और शरीर के माध्यम से माना ऊर्जा प्रवाहित करते हुए वो तेज गति से गायब हो गया। 1 सेकंड से भी कम समय बाद वो छत के ऊपर फिर से प्रकट हुआ, जहां वह बिना कोई आवाज किए अपने पैरों के पंजों पर धीरे से उतरा। जाम एक ही झटके में उसने अपनी बेल्ट से एक खंजर निकाला और उसे छत के 2 पैनलों के बीच फंसा दिया, जिससे वह नीचे की ओर झुककर स्थिर हो गया। फिर उसने तुरंत एक मजबूत रस्सी को तलवार के मूठ से एक सुरक्षित गांठ से बांध दिया और फिर तनाव का परीक्षण करने के लिए उसे मजबूती से खींचा। काफी ठोस लग रहा है, फिसलना। अभ्यासपूर्ण सहजता के साथ रस्सी से नीचे फिसलते हुए लियो ने अपनी गति को नियंत्रित करने के लिए अपनी एड़ियों को दीवार पर टिका दिया और जैसे ही दूसरी मंजिल की खिड़की पहुंच के भीतर आने लगी, उसने अपने उतरने की गति को समायोजित कर लिया। सही स्थिति में पहुंचने के बाद उसने एक पल के लिए कमरे का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि वह खाली है। फिर अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाते हुए वो हवा के झोंके की तरह अंदर चला गया। झटका बिना समय बर्बाद किए लियो ने रस्सी को तेजी से खींचा, जिससे खंजर छत से नीचे गिर गया और रिग आसानी से उसके हाथ में आ गया। इकट्ठा करना। दोनों औजारों को जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए लियो ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी रस्सी पीछे न लटकी रहे, जिससे अभी अभी जो कुछ हुआ था उसका कोई निशान न रह जाए। सही का निशान लगाना, सही का निशान लगाना, सही का निशान लगाना। कुछ सेकंड बीत गए, लेकिन कोई अलार्म नहीं बजा, न तो बाहर से न ही इमारत के अंदर से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके प्रवेश पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, अभी तक तो सब ठीक है, लियो ने सोचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थीं, क्योंकि आखिरकार उसे इस मिशन को अंजाम देने का दबाव महसूस होने लगा था। एक छोटी सी गलती भी उसे मुसीबतों के जंजाल में धकेल सकती थी, लेकिन हत्यारों का पेशा ही ऐसा था। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेफ्टिनेंट लैरी को ढूंढने का समय आ गया है। अगर इस अपार्टमेंट के लेआउट के बारे में मेरी समझ गलत नहीं है, तो वह भूतल के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक संकरे गलियारे के अंत में स्थित एक कमरे में होना चाहिए। लियो ने चुपचाप नीचे की ओर जाते हुए सोचा, जब तक कि उसकी नजर भूतल के गलियारे पर नहीं पड़ी, जहां एक संकरे रास्ते के ठीक बाहर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे, जो एक अकेले शयन कक्ष की ओर जाता था। मुश्किल है, ये तो वाकई मुश्किल है। गार्ड सिर्फ ग्रैंडमास्टर लेवल के हैं और अगर मैं चाहूं तो उन्हें आसानी से मार सकता हूं, लेकिन कल जब वे दोनों अपनी ड्यूटी खत्म होने पर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारी शंकाएं खड़ी हो जाएंगी। मुझे उन्हें मारे बिना उनसे आगे निकलने का रास्ता खोजना होगा और फिर बिना कोई आवाज किए लैरी के कमरे में प्रवेश करना होगा, लियो ने सोचा, क्योंकि इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती अब शुरू हो गई थी। अध्याय 515, एक तनावपूर्ण प्रक्रिया। अपार्टमेंट के अंदर लियो के दृष्टिकोण से सीढ़ियों के अंत में मोटे कंक्रीट के खंभे के पीछे से लियो पूर्ण स्थिरता में दुबका रहा। उसका शरीर अभी भी वैनिश की बदौलत अदृश्यता में लिपटा हुआ था। महज 20 फीट आगे 2 ग्रैंडमास्टर गार्ड पूरी तरह सतर्क खड़े थे और अटूट एकाग्रता के साथ गलियारे की रक्षा कर रहे थे। क्या मुझे उन्हें बेहोश करने की कोशिश करनी चाहिए? लियो ने पहले सोचा। उसका दिमाग उन्हें मारे बिना उनसे पार पाने की रणनीतियों के बारे में सोच रहा था, लेकिन उन्हें बेहोश करना भी समाधान नहीं लग रहा था। उन्हें बेहोश करने से गर्दन पर मामूली चोटें या हल्के नीले निशान पड़ सकते हैं, जो आम सैनिक के लिए तो नजरअंदाज करने लायक छोटे निशान होंगे, लेकिन अनुभवी जांचकर्ताओं की नजर से नहीं छूटेंगे। अगर इसका पता चल गया तो आगे चलकर यह उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्या मुझे वैनिश पर भरोसा करके चुपचाप उनके पास से निकलने की कोशिश करनी चाहिए? इसके बाद उन्होंने इस बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही इसे भी खारिज कर दिया। वैनिश शक्तिशाली था, लेकिन अचूक नहीं था। अगर दोनों में से किसी भी गार्ड के पास थोड़ी भी अच्छी जासूसी तकनीक होती, तो उसकी लोकेशन का पता चल सकता था और पूरा मिशन अराजकता में तब्दील हो सकता था। मुझे अपनी उपस्थिति का स्पष्ट संकेत दिए बिना उनका ध्यान भटकाना होगा, लियो ने अंततः निष्कर्ष निकाला।
उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अपने पीछे के क्षेत्र में कुछ भी खोजने लगा जिसका वो उपयोग कर सके। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। गलियारे की दीवार के दूसरे छोर पर एक माना लैंप लगा हुआ था, जो लगातार चमक रहा था और सीढ़ियों के आधार में बने स्विचबोर्ड से नियंत्रित बिजली खींच रहा था, जहां लियो छिपा हुआ था। ये काम करेगा, उसने सोचा और चुपचाप स्विचबोर्ड की ओर हाथ बढ़ाते हुए अपनी हथेली को धीरे से उसकी सतह पर रखा। तभी उसके भीतर से थोड़ी सी ऊर्जा परिपथ में प्रवाहित हुई, जिससे प्रवाह इतना असंतुलित हो गया कि उपकरण बाधित हो गया। विर विर दीपक एक रुक रुक कर चलने वाले चक्र में टिमटिमाता, मंद होता और फिर से तेज हो जाता था। साथ ही एक धीमी यांत्रिक गूंज भी सुनाई देती थी जो धीरे धीरे ध्यान आकर्षित करने लगती थी। लगभग 1 मिनट तक लगातार झिलमिलाहट के बाद गार्डो ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उस लैंप में क्या गड़बड़ है? पहले वाले ने थोड़ा आगे झुकते हुए माथे पर शिकन डालकर बुदबुदाया। दूसरे ने झुंझलाहट भरे लहजे में आह भरी। ये विलासिता की वस्तुएं, यार, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कभी टिकती नहीं है। साल में कम से कम 2 बार तो खराब हो ही जाती है। वो अपनी जगह से हटकर आगे बढ़ने लगा। बस यही मौका है मेरे पास बच निकलने का, लियो ने सोचा। जैसे ही गार्ड सीढ़ियों के किनारे पहुंचा, लियो ने स्टॉर्म फ्लैश ट्रैवर्स को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके अंगों में माना ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसका शरीर तेज गति से गायब हो गया। ब्लिट्स वो दोनों आदमियों के बीच से एक साफ चाप में तेजी से निकला, पूरी खामोशी से उनके पास से गुजरा। एक गार्ड ने दूसरे की ओर देखा। दोनों उस क्षणिक गति से अनजान थे जो अभी अभी उनके बीच से गुजरी थी। रुकना। अब गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर लियो अपनी जगह से हिला नहीं। उसने लैरी के बेडरूम के प्रवेश द्वार से पीठ सटा ली और इंतजार करने लगा। बंद करो, चालू करना। दीपक फिर से अपनी स्थिर रोशनी में जलने लगा। बस एक रीस्टार्ट की जरूरत थी यार, दूसरे गार्ड ने स्विचबोर्ड को हल्के से थपथपाते हुए कहा। लगता है यह अभी तक काम करना बंद नहीं किया है, उसके साथी ने जवाब दिया, क्योंकि उसी संक्षिप्त लापरवाह क्षण के दौरान जब दोनों गार्ड बात कर रहे थे और एक दूसरे की ओर थोड़ा मुड़े हुए थे, लियो ने अपना अंतिम कदम उठाया। एक ही सांस में उसने साहसपूर्वक उस मास्टर कुंजी का उपयोग किया जो पंथ ने उसे किसी भी ताले को खोलने के लिए प्रदान की थी, और बिना कोई आवाज किए लेफ्टिनेंट लैरी के कमरे में घुस गया, क्योंकि दोनों गार्डों ने दरवाजे के हल्के से खुलने और बंद होने की आवाज को भी नहीं सुना। धड़ाम धड़ाम लैरी के कमरे में प्रवेश करते ही लियो का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने कमरे का जायजा लिया। सबसे पहली और सबसे स्पष्ट बात जो उसे चिंतित कर रही थी वो ये थी कि क्या लैरी अपने बेडरूम के दरवाजे के खुलने और बंद होने की हल्की सी गड़बड़ी से जाग जाएगा या नहीं। हालांकि उस आदमी में इतनी परिष्कृत सहज प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती थी। लैरी अपने कमरे में मौजूद हत्यारे से पूरी तरह अनजान रहते हुए झपकी लेता रहा, जबकि लियो ने किसी भी अप्रत्याशित खतरे के लिए आसपास के वातावरण की छानबीन की। कमरे में दूर कोने में रखी मेज के पास रखे एक माना लैंप से निकलती हल्की सुनहरी रोशनी से कमरा मंद रूप से रोशन था, जबकि पर्दे लगे हुए थे और खिड़कियां सील थीं, और हवा में बासी सिगार के धुएं की हल्की धुंध छाई हुई थी, जो शराब और पुराने चमड़े की गंध के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही थी जिसे केवल अकेले रहने वाला एक उच्च पदस्थ सैनिक ही सहन कर सकता था। शेल्फ पर करीने से व्यवस्थित फाइलों के ढेर लगे थे। बिस्तर के बगल में लड़ाकू बूटों की एक जोड़ी पड़ी थी जिसमें एक मोजा अभी भी आधा अंदर फंसा हुआ था, जबकि एक मानक वर्दी रिक्लाइनर के पास रखी एकमात्र कुर्सी के आर्मरेस्ट पर लापरवाही से पड़ी थी। लेकिन लियो के लिए इस समय इनमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से उसके सामने बिस्तर और उस पर सो रहे व्यक्ति पर केंद्रित था। लेफ्टिनेंट लैरी एक तरफ करवट लेकर लेटे हुए थे, एक हाथ तकिए के नीचे मुड़ा हुआ था जबकि दूसरा उनके धड़ पर टिका हुआ था। उनका चेहरा पूरी तरह से शांत था और उनकी सांसें नियमित थीं, जबकि लियो बिस्तर के निचले हिस्से के पास नीचे झुककर उस आदमी की छाती के हर उतार चढ़ाव को देख रहा था, यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह वास्तव में इतनी गहरी नींद में था या केवल सोने का नाटक कर रहा था। वो सो रहा है और उसकी मांसपेशियों में सूक्ष्म तनाव की कमी को देखते हुए शायद काफी देर से सो रहा है। लियो ने धीरे से अपनी बेल्ट में हाथ डालकर एक घुमावदार खंजर निकाला, जो अपने सीधे समकक्ष की तुलना में कहीं अधिक घातक था। क्लच उसने अपनी उंगलियों को स्थिर नियंत्रण के साथ तलवार की मूठ पर लपेट लिया और संतुलन बनाए रखते हुए करीब आकर खुद को प्रहार करने की सर्वोत्तम सीमा में ले आया। वो इंतजार करता रहा, इसलिए नहीं कि वो हिचकिचा रहा था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत सावधानी बरतता था। उसने ये पुष्टि करने के लिए खुद को 3 और सेकंड का समय दिया कि सांस लेने का तरीका नहीं बदला है, कमरे में माना क्षेत्र स्थिर बना हुआ है और उसकी उपस्थिति से कोई प्रतिक्रियाशील मंत्र सक्रिय नहीं हुआ है।
फिर बिना किसी चेतावनी के उसने हमला कर दिया। स्लैश। एक सहज अभ्यासपूर्ण गति से लियो ने अपने ब्लेड को कान के नीचे से विपरीत कॉलरबोन तक एक तिरछे चाप में निर्देशित किया, जिससे मांस और धमनी दोनों ही साफ सुथरे ढंग से कट गए। उसी समय लियो ने किसी भी अंतिम सहज सिसकी को दबाने के लिए अपने बाएं हाथ की हथेली से उस आदमी का मुंह ढक लिया, जबकि उसके दाहिने हाथ ने उतनी ही तेजी से खंजर को बाहर निकाला और खून की एक बूंद भी बाहर निकलने से पहले ही उसे वापस खींच लिया। लैरी की आंखें पल भर के लिए घबराहट से खुली, न डर से न दर्द से, बस घबराहट से, क्योंकि उसका शरीर कंबल के नीचे एक बार झटका खाने के बाद हमेशा के लिए स्थिर हो गया। उसके होठों से एक हल्की सी भी आवाज नहीं निकली। लियो ने चुपचाप 5 तक गिनती गिनते हुए अपनी सांस रोक ली, ये सुनिश्चित करते हुए कि शरीर अचानक किसी विलंबित झटके के साथ प्रतिक्रिया न करे, और जब वो संतुष्ट हो गया, तभी उसने बचे हुए खून को सोखने के लिए तकिया उस आदमी के चेहरे पर रख दिया। ठीक है, अब लाश और खून से सने सबूतों को ठिकाने लगाना है, लियो ने सोचा, जैसे ही उसने लैरी के नाइटगाउन का इस्तेमाल करके खंजर को साफ किया, फिर उसे वापस म्यान में रख दिया। लैरी को अपनी चादर में लपेटकर बाथरूम में ले गया। शव को ठिकाने लगाने की उसकी योजना प्राचीन दलदली मेढक के संक्षारक एसिड का उपयोग करके उसे धीरे धीरे गलाने की थी, जिसे उसने डंपी से प्रचुर मात्रा में एकत्र किया था। और इसलिए लैरी को मारने के बाद उसने अगले 2 घंटे सावधानीपूर्वक उन सभी सबूतों को मिटाने में बिताए जिनसे लैरी की मौत का संकेत मिलता था। फिर उसके कुछ कपड़े और जूते चुराए और भूतल की खिड़की से भाग निकला। इस तरह उसका हत्या का मिशन पूरा हो गया। अध्याय 516। पाइप फुसफुसाने वाला। सफाईकर्मियों का कमरा, छत। सुबह 5:07 बजे। लियो सफाईकर्मियों के क्वार्टर वाली इमारत की छत पर लौट आया। ठंडी कंक्रीट की छत पर उसके जूते धीरे से पड़े। उसने अपनी सांसों को समायोजित किया और पिछले 4 घंटों के तनाव को अपने चेहरे से दूर किया। लेकिन इससे पहले कि वह एक आह भी भर पाता, सुबह की धुंध को चीरती हुई एक परिचित आवाज सुनाई दी। तुम तो हद ही कर देते हो यार, मैं 15 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो लगभग ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, वेर ने धीमी लेकिन चिढ़ाने वाली आवाज में कहा, जब वो सफाईकर्मी की पूरी वर्दी में बाहें मोड़े खड़ा था। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। अपने चचेरे भाई को जीवित और शांत देखकर लियो को हल्की सी राहत मिली और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि शायद इसका मतलब था कि उसका मिशन सफल रहा। सिर हिलाकर सहमति देना उसने वेयर को एक संक्षिप्त इशारा किया और फिर अपने हत्यारे वाले वस्त्र उतारकर सफाईकर्मी के कपड़े पहन लिए, जिन्हें उसने पहले पानी की टंकी के पीछे छिपा रखा था। उन कपड़ों में अभी भी डिटर्जेंट और जंग लगे पाइपों की हल्की सी गंध थी, जो उसकी त्वचा से चिपकी खून की दुर्गंध के बिल्कुल विपरीत थी। एक सिगरेट पीना चाहोगे? उसने अपने कोट की जेब की भीतरी परत से एक सिगरेट निकालते हुए और वेयर की ओर फेंकते हुए पूछा। वेयर ने अनायास ही उसे पकड़ लिया, लेकिन भौहें चढ़ाकर असहमति जताते हुए छड़ी को थोड़ा सा हिलाया। नहीं, मुझे इसकी गंध पसंद नहीं है। लियो ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कंधे उचकाए। कम रोशनी में सिगरेट की नोक नारंगी रंग की चमक उठी, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक फैल गई। उसने धीरे से कश लिया और बगल में धुआं छोड़ते हुए छत के किनारे से ऊपर उड़ते हुए धुएं को देखा। खैर, तुम्हें ऐसी ही महक आनी चाहिए, उसने रूखे स्वर में बुदबुदाया, वरना कोई सोचेगा कि तुम सुबह 5 बजे छत पर क्या कर रहे थे। तनावग्रस्त चौकीदार जैसी महक आना बेहतर है, बजाय उन सवालों का सामना करने के जिनका जवाब देना हमारे बस की बात नहीं है। स्पष्ट अनिच्छा के साथ वही ने सिगरेट को अपने होठों तक उठाया और कश लेने से पहले उसे जलाया, लेकिन तुरंत ही उसे जोर से और दयनीय खांसी आ गई, जैसे कि उसने अपने जीवन में कभी धूम्रपान न किया हो। सांस फूलना खांसी। लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और हंसने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैंने भी यही सोचा था साहब, मैं आपसे 15 मिनट पहले यहाँ आया था। अभी भी जिंदगी ने आपको बहुत कुछ नहीं सिखाया है ना? उसने पलटकर जवाब दिया और फिर एक और कश लिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी खांसी को रोक पाया। हे भगवान, बाल बाल बच गए। मेरा सारा आत्मविश्वास लगभग खत्म हो गया। मुझे नहीं पता चार्ल्स ये सब रोज कैसे कर लेता है, लियो ने सोचा। उसका गला पहले से ही जल रहा था, फिर भी उसने दिखावे के लिए सिगरेट खत्म करने के लिए खुद को मजबूर किया। काम पूरा होने के बाद उसने ठूंठ को अपने पैर के नीचे कुचल दिया और अभी भी सोए हुए आधार पर आखिरी नजर डालते हुए अपनी घड़ी देखी। सुबह के 5:15 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि सफाई कर्मचारी अगले 15 मिनट में जाग जाएंगे और उनका आधिकारिक काम ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगा। सब कुछ एकदम सही ढंग से व्यवस्थित हो गया था और अब आगे की योजना बहुत ही सरल थी।
वो और वेर ड्रेनेज निरीक्षण दल के हिस्से के रूप में सुपरवाइजर के साथ नीचे उतरते और 7:30 तक ड्रेनेज की समस्या का समाधान कर देते, या कम से कम ये दावा करते कि समस्या हल हो गई है। फिर चुपके से निकल जाते और लेफ्टिनेंट लैरी और आरोन का रूप धारण कर लेते, जिनसे बिना किसी संदेह के सुबह 8 बजे अधिकारी के निरीक्षण दौर में उपस्थित होने की उम्मीद की जाती थी। आदर्श रूप से उन्हें जल निकासी की समस्या को हल करने के लिए दिए गए कम समय में 1.5 घंटे में अच्छा काम करना था, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं भी कर पाते तो वे ये दावा कर सकते थे कि रुकावट दूर हो गई है, और प्रभारी अधिकारी को शायद कुछ घंटों बाद तक पता नहीं चलता कि ऐसा हुआ है या नहीं। तब तक वे आधिकारिक तौर पर ग्रह से बाहर हो चुके होते। ठीक सुबह 6 बजे पर्यवेक्षक बैरी, लियो और वेया को भूमिगत रखरखाव सुरंगों से होते हुए जल निकासी नेटवर्क के उस हिस्से की ओर ले जाने लगा जिससे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसके कदमों की आवाज काय से ढकी कंक्रीट पर गूंज रही थी और उसकी हाथ में पकड़ी टॉर्च की मंद रोशनी सनकरे रास्ते पर बिछी जंग लगी पाइपों को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी। हमारा अनुमान है कि रुकावट लगभग 20 मीटर चौड़ी है। यहाँ तो काफी जाम लग रहा है, उन्होंने पाइप के किनारे पर एक स्टील की छड़ से हल्के से थपथपाते हुए कहा। टीक टीक आवाज स्पष्ट, तीखी और धातु जैसी गूंजती रही जब तक कि वे कुछ मीटर आगे नहीं बढ़ गए और उसने फिर से प्रहार किया। टैंग टैंग, इस बार एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी जब बैरी ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हमने इसे साफ करने के लिए हर पारंपरिक तरीका आजमाया है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, दबाव ही नहीं बन रहा है। चुप रहो, वेर ने अचानक एक उंगली उठाते हुए और पाइप के बगल में इस तीव्रता से बैठते हुए कहा कि बैरी बीच वाक्य में ही रुक गया। उसने अपनी दोनों हथेलियों को धीरे से जंग लगी सतह पर रखा, मैली धातु पर धीरे धीरे गोलाकार मालिश की, मानो लंबे समय बाद किसी प्रेमी को सहला रहा हो, और फिर अपना सिर एक तरफ झुकाया, अपना कान पाइप से सटाकर ऐसे देखा जैसे कोई व्यक्ति सीप के अंदर समुद्र की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। बैरी ने 2 बार पलकें झपकाई। ये क्या कर रहा है? लियो मुड़ा और सुपरवाइजर को घूरकर देखा। क्या उसने तुम्हें चुप रहने को नहीं कहा था? पाइप से फुसफुसाने वाला अपना जादू चला रहा है, बस देखते रहो। वेर कुछ देर तक बिना हिले डुले गहरी सांसें लेते हुए अपनी उंगली के जोर से एक बार थपथपाया, फिर दोबारा थपथपाया और अंत में अपना सिर उठाया। आगे लगभग 17 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है। भीतरी घुमाव के साथ जमे हुए गाद की मोटी परत के कारण उसमें कीचड़ जमा है, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के गंभीर स्वर में कहा जो किसी दैवीय रहस्योद्घाटन का वर्णन कर रहा हो। बैरी अविश्वास से देखता रहा। और आपको ये कैसे पता चला? उसने पूछा, जबकि वही निराशा से फर्श की ओर देख रहा था। मेरी शक्तियां कैसे प्राप्त हुई, ये बताना एक दुखद कहानी है। मुझे यकीन है कि आप ये सुनने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे कि कैसे सड़कों पर पला बड़ा एक अनाथ बच्चा मनोरंजन के लिए बांसुरी की आवाज सुनना सीख गया। तो चलिए सीधे उस हिस्से पर आते हैं जहां हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं और चलते हैं, वेया ने जवाब दिया, और बैरी की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम्हारी ये महान शक्तियां, इनके साथ एक दुखद अतीत जुड़ा हुआ है। उसने मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए बुदबुदाया। तभी लियो और वेर दोनों ने उसके कंधे पर थपथपाया और फिर काम पर लग जाने के लिए आगे बढ़ गए। अध्याय 517 रूपांतरण भूमिगत रखरखाव सुरंग। सुबह 6:08 बजे। बैरी कुछ फीट पीछे चौड़ी आशा भरी आंखों से खड़ा था, जबकि वेयर जंग लगी पाइप से टिका हुआ था। उसका गाल ठंडी धातु पर सपाट दबा हुआ था और दोनों हथेलियां धीरे धीरे श्रद्धापूर्वक उसे गोलाकार रूप में सहला रही थीं। टैंग टैंग, उसने धीरे से पाइप पर थपथपाया, थोड़ी देर रुका, फिर से थपथपाया, मानो अगर वह ध्यान से सुने तो पाइप उसके कान में कोई रहस्य फुसफुसा देगा। 1 मिनट तक नाटकीय विश्लेषण करने के बाद वेर अंततः गंभीर भाव से पीछे हट गया और एक कठिन निर्णय के कगार पर खड़े व्यक्ति की तरह अपनी ठुड्डी को रगड़ने लगा। अगर मैन्युअल कोशिशें नाकाम रहीं तो मुझे पाइप के अंदर नियंत्रित विस्फोट करना पड़ सकता है, उसने गंभीरता से कहा। मेरे लिए कुछ बारूद लाओ। बैरी का मुंह खुला रह गया। बारूद? वेर ने गंभीरता से सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, बस इतना कि तलछट हिलकर ढीली हो जाए, लेकिन प्रवाह वाल्व न टूटे। आगे किसी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना बैरी अपनी एड़ी पर घूमा और जितना भी खुला बारूद उसे मिल सके उसे लाने के लिए दौड़ पड़ा, या फिर किसी उच्च अधिकारी को इस अनुरोध की सूचना देने के लिए जो उसे कुछ बारूद उपलब्ध करा सके। कदम कदम जैसे ही उसके कदमों की आहट दूर होती चली गई, वेर ने अपनी आंखें घुमाई और लियो की ओर मुड़ गया। तो क्या हम वाकई इस समस्या को ठीक कर रहे हैं या सिर्फ काम चलाने के लिए दिखावा कर रहे हैं? लियो मोटी पाइप के बगल में नीचे झुक गया और पुराने प्रेशर गेज को झटका दिया और सुई को एक बार हिलते हुए देखा।
खैर, हमारे पास कुछ समय है, तो चलिए पहले इसे ठीक से हल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे हल नहीं कर पाए तो ठीक है, हम दिखावा ही कर लेंगे। ठीक है, वेर ने अपनी बेल्ट से रिंच निकालते हुए कहा। लगभग 17 मीटर नीचे नाली अवरुद्ध है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है और मैं इसे सचमुच सुन सकता हूं। लियो ने अपनी थैली से एक लचीला बर्मा निकाला और वह औजार वेयर को दिखाया। क्या तुम्हें लगता है कि इससे बात बनेगी? उसने पूछा, जिसके जवाब में वेयर ने अपने कंधे उचका दिए। चलिए पता लगाते हैं। क्रैंक उन्होंने मिलकर निरीक्षण हैच खोला और लगभग तुरंत ही उससे निकलने वाली दुर्गंध ने उन दोनों को लगभग बेहोश कर दिया। लेकिन लियो ने अपने दांत पीसते हुए ऑगर को अंदर डाला जबकि वेयर ने क्रैंक को स्थिर किया और धीरे धीरे घुमाया। आसान है, तनाव को बरकरार रखें, इसे अपना काम करने दें। तार धीरे धीरे अंदर सरकता गया जब तक कि उसे ठोस प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 15 मीटर अंदर चलते रहो, यही ऊपरी परत है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम एक ग्रैंडमास्टर हो और मैं एक ट्रांसेंडेंट हूं। धिक्कार है। अगर हम पूरी कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक उनके अत्यधिक बल के कारण पाइप एक गीली सी आवाज के साथ टूट गया। श्लक कीचड़ का एक तेज झोंका सुरंग के फर्श पर फैल गया। दबाव टूट गया। लियो ने शांत भाव से कहा, कुंडली को कसते हुए और फिर से घुमाते हुए, किनारों पर जमाव अब टूटना चाहिए। वहां लगभग जैसे ही निचले छिद्रों से कीचड़ रिसने लगा, लियो ने अपना कान पाइप से सटाकर रखा और पानी के फिर से बहने की आवाज सुनी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, प्रवाह स्थिर हो रहा है। एकदम सही नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा, जिस पर वेर ने हंसते हुए जवाब दिया। 2 नकली सफाईकर्मियों के लिए बुरा नहीं है, वेर ने अपने दस्ताने पोंछते हुए गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने अंदर जमी गंदगी को छिपाने के लिए थोड़ा सा ग्रीस हटाने वाला पदार्थ डाला, हैच को सील कर दिया और बैरी की लॉकशीट पर काम को पूरा होने के रूप में चिन्हित कर दिया। कुछ मिनट बाद जब बैरी लौटा तो उसने उन्हें फर्श पर आराम से बैठे हुए पाया, जो थोड़े थके हुए लग रहे थे। रुको, क्या हुआ? उसने पूछा। वेर ने नाटकीय अंदाज में सांस छोड़ी। पता चला कि हमें कुछ भी उड़ाने की जरूरत नहीं थी। हमने बिना किसी चरम उपाय का सहारा लिए ही समस्या का समाधान कर लिया। बैरी ने पलकें झपकाई और आगे बढ़कर उसी स्टील की छड़ से पाइप पर थपथपाया जिससे उसने पहले थपथपाया था। टीक टीक आवाज साफ और खोखली सुनाई दी। रुको, 1 मिनट रुको। हे भगवान, आप लोगों ने सच में इसे ठीक कर दिया, और वो भी 30 मिनट से भी कम समय में। लियो और वेर दोनों खड़े हो गए और अपनी पैंट से धूल झाड़ने लगे जैसे कि यह कोई आम सोमवार हो। हम यही तो करते हैं, लियो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और वहां से गुजर गया। पाइप फुसफुसाने वाले ने फिर से अपना कमाल दिखाया। वेर ने बैरी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हम जल्दी से नहा लेंगे और निकल पड़ेंगे। और बस इसी तरह वे स्तब्ध पर्यवेक्षक को सुरंग में अकेला छोड़कर चले गए, जो अब भी अविश्वास से पाइप को थपथपा रहा था। हे भगवान, तो वो किंवदंती सचमुच सच थी। ये दोनों वाकई उतने ही अच्छे हैं जितना कि जोन 11 के सुपरवाइजर ने दावा किया था। बैरी ने अविश्वास से बुदबुदाते हुए ताली बजाई और दिल खोलकर हंस पड़ा। जल निकासी की समस्या हल हो जाने के बाद लियो और वेया भूमिगत सुरंगों से बाहर निकल भागे और तेजी से बगल के निकास द्वारों से होते हुए एक संकरे धुंधले गलियारे में दौड़ पड़े, जहां रासायनिक विलायकों और फफूंदी लगी इंसुलेशन की दुर्गंध आ रही थी। उनके जूते उतले पानी के गड्ढों में छप छप करते हुए निकटतम रखरखाव चौकी की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें कुछ एकांत और कपड़े बदलने का मौका मिल सके। बिना कुछ कहे दोनों पुरुषों ने कीचड़ से लथपथ अपनी सफाईकर्मी की वर्दी उतार दी। पसीने और पाइप के अवशेषों से नम उनकी त्वचा से चिपके कपड़े को उन्होंने हल्की घृणा के साथ उतारा और फिर उन्हें अपने अपने भंडारण कक्षों में भर दिया। उन्होंने सांस लेने के लिए मुश्किल से ही विराम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और शेप शिफ्ट को सक्रिय कर दिया। ये कौशल 60 सेकंड से भी कम समय में माना के एक शांत प्रवाह के साथ जीवंत हो उठा, जिसने उनके चेहरे को विकृत कर दिया और उनके शरीर को पुनर्गठित कर दिया। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पाइपों की छाया में खड़े रहने वाले लोग अब 2 अधेड़ उम्र के रखरखाव करने वाले कर्मचारी नहीं थे, बल्कि 2 चुस्त दुरुस्त साफ सुथरे अधिकारी, लेफ्टिनेंट लैरी और लेफ्टिनेंट आरोन थे। दोनों पूरी तरह से इस्त्री किए हुए कोट, पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते और कॉलर वाली वर्दी में थे, जो एक स्पष्ट नेतृत्व का आभास दे रहे थे। भले ही सीवा की दुर्गंध के हल्के अवशेष अभी भी उनके बालों और कॉलर से चिपके हुए थे। लियो ने अपनी घड़ी पर एक सरसरी नजर डाली और अपनी कमर के चारों ओर बेल्ट को समायोजित करते हुए अपने रूपांतरित बालों की एक लट को वापस जगह पर समेट लिया। अभी तो सिर्फ 6:45 बजे है।
इस समय हमें कहाँ होना चाहिए? वेर ने उसके बगल में खड़े होकर पूछा। साथ ही उसने अपने कोट के कॉलर को सीधा किया और अपने माथे से बची हुई कुछ नमी को पोंछा। नाश्ते का समय सुबह 7 बजे शुरू होता है, लियो ने जवाब दिया और अड्डे के पश्चिमी हिस्से की ओर इशारा किया, जहां सुबह की पहली किरणें गली की खिड़कियों से झांकने लगी थीं। एरोन और लैरी दोनों को सुबह के नाश्ते के लिए अधिकारियों के भोजनालय में देखा गया है। यही हमारी सबसे अच्छी रणनीति है। वेया ने खुले में कदम रखते ही एक तेज सिर हिलाया। उनकी मुद्रा लंबी और शांत थी। जब वे प्रशिक्षण मैदान से गुजरे जहां दर्जनों सैनिक शुरुआती अभ्यास कर रहे थे, जिनमें से कई ने बिना किसी झिझक के सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सलाम किया जब दोनों भेस बदले हुए हत्यारे बिना पीछे मुड़े वहां से गुजर गए। अध्याय 518। एक रोचक बातचीत। धार्मिक गुट। अधिकारियों का भोजन कक्ष। सुबह 7:01 अंडे, टोस्टेड ब्रेड और ज्यादा उबली हुई दालों की खुशबू से विशाल भोजन कक्ष भर गया। जब लियो और वेया ने ऐसे कदम बढ़ाए जैसे वे वहीं के रहने वाले हों, उनके जूते पूरी तरह से पॉलिश किए हुए थे और उनके कंधे इतने सीधे थे कि बिना अहंकार के अधिकार का भाव प्रदर्शित हो सके। उनके कदमों की आवाज नीचे बिछी साफ पत्थर की टाइलों पर धीरे से गूंज रही थी। वे मेहमानों की तरह घबराकर इधर उधर नहीं देखते थे या प्रवेश द्वार के पास हिचकिचाते नहीं थे, बल्कि अधिकारियों की तरह सहज आत्मविश्वास के साथ हॉल में आगे बढ़ते थे, जिन्होंने इस दिनचर्या को अनगिनत बार निभाया था। वे मिशन ब्रीफिंग के दौरान याद किए गए कुछ परिचित चेहरों को देखकर सिर हिलाते थे और बिना किसी झिझक के सलामी का जवाब देते हुए उस लंबी आयताकार मेज की ओर बढ़ते थे जो विशेष रूप से बेस लेफ्टिनेंटों के लिए आरक्षित थी। वेया ने अपनी वर्दी की कफ को ठीक किया, तभी लियो अपनी सामान्य जगह पर मेज के सिर से दूसरी कुर्सी पर दाहिनी ओर बैठ गया और अपने सामने बैठे अधिकारियों की ओर देखे बिना ही अपनी प्लेट में रखे थोड़े रबर जैसे दिखने वाले हैम स्टेक को काटने लगा। हालांकि ठीक उसके बगल में बैठे घनी मूंछों वाले काले बालों के एक लेफ्टिनेंट ने अपनी नाक सिकोड़ ली। हे भगवान लैरी, वह थोड़ा पीछे झुकते हुए बुदबुदाया, तुम्हारे बालों से ऐसी बदबू आ रही है जैसे किसी चूहे ने गंदगी कर दी हो। और वो कोई छोटा चूहा भी नहीं था, बाईं ओर से एक और ने कहा। शायद कोई गर्भवती चूहा था, जिसने किसी तरह एरोन के बालों में मल त्याग दिया। तुम दोनों आखिर किस चीज में लोटपोट हो रहे थे? सभी की निगाहें लियो और वेर की ओर मुड़ गईं, लेकिन लियो ने इस गहन जांच के बावजूद जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बड़ी ही खूबसूरती से, इतनी सटीकता से कि अमांडा भी उस पर गर्व करती, अपना कांटा और चाकू उठाया, अंडे का एक साफ सुथरा टुकड़ा काटा और पूरी बेफिक्री से जवाब दिया, हम दोनों आज सुबह रखरखाव कर्मचारियों के कार्यालय गए थे ताकि उस बदबूदार सिंक की समस्या का समाधान कर सकें जिससे सभी लोग परेशान हैं। वो एक बार चबाने के लिए रुका और फिर बोला, हम सफाई के सुपरवाइजर बैरी से मिले। हमने उसे बताया कि समस्या को आज ही ठीक करना होगा वरना वह मुश्किल में पड़ जाएगा और मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी सी गंध अभी भी बाकी थी। वेर, जो पहले से ही बड़ी सहजता से एक सख्त ब्रेड पर मक्खन लगा रहे थे, ने सहमति में सिर हिलाया। दोपहर से पहले समस्या हल हो जानी चाहिए, हमने इसका पूरा ध्यान रखा है। ये देखकर मेज पर बैठे अन्य लोग स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गए। उनमें से दो ने बेमन से ताली बजाई, जबकि एक ने नकली अभिवादन के रूप में अपना कप उठाया। वाह, ये तो इस महीने की सबसे अच्छी खबर है। मुझे हर सुबह बाथरूम में जाकर सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आना बिल्कुल पसंद नहीं था। नुकीले गालों और पीछे की ओर कंघी किए हुए तांबे जैसे बालों वाली एक लंबी महिला ने कहा। बस एक ही बात इसके करीब आती है, और वो है ये अफवाह कि दुष्ट पंथ का नया ड्रैगन मर चुका है, क्योंकि हाल ही में मैंने बस यही दो अच्छी खबरें सुनी है। लियो और वेर दोनों की निगाहें पल भर के लिए एक दूसरे से मिली, जिससे आधे सेकंड का विराम आ गया। लियो वेर से विनती कर रहा था कि वह संयम रखे और कोई प्रतिक्रिया न दे। कुछ मत दिखाओ, लियो ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, फिर धीरे धीरे चुप्पी तोड़ते हुए उसने अपना कप होठों की ओर उठाया। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, उन्होंने शांत और स्थिर स्वर में कहा। कल्ट ड्रैगन्स कई तरह के होते हैं, लेकिन कमजोर होना उनमें से एक नहीं है। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, मेज पर सहमति की फुसफुसाहट गूंज उठी। तभी तांबे जैसे बालों वाली महिला, जिसे वे अपने मिशन रिपोर्ट से क्लेयर के रूप में जानते थे, ने जाहिर तौर पर अपनी आंखें घुमाईं और निवाले के बीच में बोली, अरे छोड़ो भी, तुम लोग समझते नहीं हो। डुपरवेल ने नूह को मार डाला था, पिछला ड्रैगन, जिसे सार्वभौमिक सरकार ने भी महानतम माना था, और उस सर्प ने उसे कुचल दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि वह इस नए ड्रैगन, एगोन या किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकता? एक अन्य अधिकारी हंस पड़ा। फिर से वही डुपरवेल ने किया वाली थ्योरी शुरू हो गई। इसे जाने दो, क्लेयर। क्लेयर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं। अगर डुपरवेल नाकाम हो जाता,
तो पंथ के लोग इसका जोर शोर से प्रचार करते और एगॉन की मनोबल को ठेस पहुंचाने की शक्ति का सबूत पेश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अजीब तरह से चुप है। उनका नया ड्रैगन तो हाल ही में एक बार भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आया है ना? लियो ने धीरे धीरे अपनी सॉसेज को कांटे में चुभोया और उसे कांटे पर घुमाते हुए एक धीमी सधी हुई गुनगुनाहट निकाली। या शायद उन्हें मीडिया द्वारा फैलाई गई हर अफवाह का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। उन्होंने शांत, दृढ़ और थोड़े संशयपूर्ण स्वर में जवाब दिया, वो पंथ सूचनाओं में हेरफेर करता है, ठीक है, लेकिन हम भी तो ऐसा ही करते हैं। क्लेयर ने कंधे उचकाए, पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तुम्हें बता रही हूं, उस दिन कुछ हुआ था, कुछ बहुत बड़ा। टेबल के उस पार वही ने पानी का एक घूंट लिया और अपना गला साफ किया। जो भी हुआ हो, उससे हमारे लिए कुछ नहीं बदलता। अगर एगॉन जिंदा है तो वो आखिरकार सामने आ ही जाएगा, और अगर वो मर चुका है तो पुष्टि मिलते ही हम धूमधाम से जश्न मनाएंगे। दोनों ही मामलों में अटकलें लगाना हमारा काम नहीं है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, जो संक्षिप्त और गंभीर था। फिर बातचीत अन्य विषयों की ओर मुड़ गई, जैसे कि हाल की तैनाती, गश्ती दल की भूमिकाएं और अगले सप्ताह एक नए मेजर का आगमन। लियो शांत रहा। उसकी निगाहें बीच बीच में अधिकारियों और उनकी बातों पर टिकी रहती थीं, क्योंकि वो उनकी शारीरिक भाषा से लेकर उनके लहजे तक हर चीज पर ध्यान दे रहा था। किसी को भी उस पर या वेर पर कुछ भी गलत होने का संदेह नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि वे बिना एक भी झंडा उठाए दुश्मन की सेना में घुसपैठ कर चुके थे। ये पंथ कई मामलों में अक्षम हो सकता है, लेकिन ये शेप शिफ्ट तकनीक वाकई कारगर है। अगर मैं दुश्मन के अड्डे पर कुछ बेहतरीन सैनिकों के बीच बैठकर भी किसी तरह अपनी असली पहचान को लेकर संदेह से बच सकता हूं, तो शायद यही ब्रह्मांड का सबसे अच्छा भेस है। लियो ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की, और उसके मन में जल्द ही पंथ के अन्य गुप्त कौशल सीखने की हल्की सी इच्छा जागृत हुई। सुबह ठीक 8 बजे लियो ने एक लेफ्टिनेंट के रूप में अपने सुबह के दौरों की शुरुआत की, क्योंकि उसने वर्तमान बेस लॉजिस्टिक्स, सैनिकों की तैनाती और लेफ्टिनेंट लैरी के अधिकार क्षेत्र में जमा हुई किसी भी अनसुलझी अनुशासनात्मक रिपोर्टों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। पूर्वी बैरक के गलियारे में उनके बूटों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी जब वो संयमित आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। एक हाथ में तख्ती और दूसरे हाथ में कलम लिए हुए उन्होंने गार्डों और लेखकों को सिर हिलाकर अभिवादन किया, जो उन्हें आते देख सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। उन्होंने गोला बारूद की पुनःपूर्ति के लिए मांग पर्चियों पर हस्ताक्षर किए और बाहरी परिधि टावरों में से एक के लिए निर्धारित रखरखाव में देरी को मंजूरी दी, फाइलों को लापरवाही से पलटते हुए मानो वो ये दिनचर्या कुछ मिनटों के बजाय वर्षों से कर रहे हों। लेफ्टिनेंट, एक सैनिक हकलाते हुए पास आया और दोनों हाथों में एक फाइल पकड़े हुए बोला, कैप्टन एल्रिक के अनुरोध पर, ये इस सप्ताह के अभ्यास की सूची है। लियो ने बिना रुके इसे स्वीकार कर लिया और कॉलम पर नजर डालते हुए उसका दिमाग चुपचाप सैनिकों की संख्या का मिलान उस डेटा से कर रहा था जिसे उसने इस मिशन पर आने से पहले याद कर लिया था। उन्होंने इसे वापस देते हुए कहा, बुधवार सुबह आधे घंटे का एक एंड्योरेंस सर्किट जोड़े। लंबी गश्त के दौरान थकान बढ़ने की कई शिकायतें मिली है। आइए इस समस्या का जल्द समाधान करें। लियो के चले जाने पर सिपाही ने सलाम किया। उसकी चाल ऐसी थी कि सबका ध्यान उस पर जाता था, और उसके कॉलर पर लगी हल्की सी बदबू ने भी उसकी गंभीरता को कभी कम नहीं होने दिया। देखने में ऐसा लग रहा था कि लेफ्टिनेंट लैरी हमेशा की तरह सुबह की फील्ड ड्यूटी पर थे, चुस्त दुरुस्त, कुशल और अपने हमेशा के अनुशासित स्वभाव में थे। उनकी चाल दृढ़ थी, उनका लहजा स्पष्ट था और उनका अधिकार निर्विवाद था, क्योंकि किसी को भी इस बात का कोई संदेह नहीं था। अध्याय 519 सूचना संग्रहण। धार्मिक गुट 12वें जोन का सैन्य अड्डा। 2 दिन बाद अगले 48 घंटों के दौरान लियो और वेया वर्दी में भूतों की तरह काम करते रहे। दुश्मन के कमांड के केंद्र में सहजता से घूमते रहे, क्योंकि वे सैन्य जीवन की रोजमर्रा की लय में खुद को लीन कर लेते थे, भाषा बोलते थे, दिनचर्या का पालन करते थे और एक शांत तीव्रता के साथ जानकारी को आत्मसात करते थे जिसने कभी भी उनकी सच्ची निष्ठा को उजागर नहीं किया। लियो अधिकारियों के करीब ही रहता था, हर फील्ड निरीक्षण, हर गश्ती ऑडिट और हर मध्य स्तरीय रणनीति बैठक में उपस्थित रहता था जिसमें लैरी के आने की उम्मीद होती थी। वह आदेशों के बीच की चुप्पी का उपयोग फाइलों की समीक्षा करने, सैनिकों के विवरण पर सरसरी नजर डालने और कनिष्ठ कर्मियों से सूक्ष्मता से यह पूछने के लिए करता था कि वे किन क्षेत्रों में तैनात होने से सबसे ज्यादा डरते हैं। व्यर्थ की गपशप से लेकर तकनीकी मैनुअल तक हर बातचीत एक सुराग की तरह थी, और दूसरे दिन के अंत तक उसने पहले ही पूरे बेस स्ट्रक्चर का एक मानसिक खाका तैयार कर लिया था, जिसमें शिफ्ट रोटेशन और हवाई निगरानी चक्रों की आवृत्ति तक शामिल थी।
इस बीच वेयर ने अधिक लचीला रास्ता अपनाया। लेफ्टिनेंट आरोन के शांत स्वभाव को अपनाते हुए वह चालाकी से ड्यूटी से छुट्टी के दौरान पोकर खेलने और धूम्रपान के ब्रेक के दौरान पायलटों और गनर के बीच होने वाली अनौपचारिक बातचीत में शामिल हो जाता था। वो चुटकुले सुनाता था, सस्ती सिगार खरीदता था और धीरे धीरे बातचीत में शामिल हो जाता था जिसमें हंसी के माध्यम से राज खुल जाते थे, और इस सब के दौरान वो मन ही मन बातें नोट करता रहता था। कभी कभी वो जानबूझकर मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता था ताकि अपने चतुर संदेहों की पुष्टि कर सके, क्योंकि वो किसी बात को गलत समझने का नाटक करता था ताकि दूसरे लोग उसे जरूरत से ज्यादा विस्तार से सही कर सकें। दूसरे दिन के अंत तक उनके पास लगभग हर उस चीज की एक कार्यसूची तैयार हो चुकी थी जो मायने रखती थी। इस विशेष अड्डे की योद्धा संरचना में 76,000 मास्टर स्तरीय सैनिक, लगभग 2,000 ग्रैंड मास्टर और 20 ट्रांसेंडेंट स्तरीय योद्धा शामिल थे। आकार के हिसाब से यह सबसे छोटा क्षेत्रीय पद था और अन्य क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या इससे 1.5 से 2 गुना अधिक थी। दक्षिण और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं पर 22 माना तोपें तैनात थीं, जिनमें से प्रत्येक विध्वंसक श्रेणी के जहाज को मार गिराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। 2 मैन्युअल रूप से संचालित लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के साथ साथ 4 स्वचालित विमानरोधी बुर्ज आसमान की रक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अड्डे पर कुल 32 फ्रिगेट श्रेणी के जहाज और एक विध्वंसक जहाज तैनात थे, जो बारी बारी से आसमान में गश्त करते थे। यह अड्डे की मुख्य रक्षात्मक संरचना थी और इसे नियंत्रित करने वाले टावर को केंद्रीय कमान टावर कहा जाता था। केंद्रीय कमान टावर अड्डे के केंद्र में स्थित था, जो दुश्मन की गतिविधियों के बारे में उड़ान पायलटों को वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए जिम्मेदार तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता था, और इसे लघु बमबारी रोधी मंत्रों की कई परतों के तहत संरक्षित किया गया था। सेंट्रल कमांड टावर को उड़ा देना विमान रोधी मिसाइल ग्रिड और ऊपर मौजूद लड़ाकू विमानों को काफी हद तक अप्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसका लियो ने संभावित हमले के बिंदुओं की रूपरेखा तैयार करते समय विशेष रूप से उल्लेख किया था। अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियो ग्रह के कई माना शील्ड कोर में से एक का पता लगाने में कामयाब रहा। एक विशाल मीनार जैसा स्तंभ जो बेस के पूर्वी आधे हिस्से के नीचे दबा हुआ था और एक मजबूत गेट के पीछे छिपा हुआ था, जिस पर उच्च वोल्टेज शीतलन कक्ष केवल अधिकृत कर्मियों के लिए लिखा था। इसे किसी भी मानचित्र पर माना कोर के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था, न ही इसे किसी आधिकारिक दस्तावेज में उल्लेख किया गया था, लेकिन इसके संकेत इतने स्पष्ट थे कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। उच्च स्तरीय सैन्य पर्यवेक्षण के तहत अत्यधिक कुशल तकनीशियन नियमित रूप से संरचना का दौरा करते थे और विशेष रूप से संसाधित माना पत्थरों को ले जाने वाले दर्जनों होवरक्राफ्ट हर महीने पुनःपूर्ति के लिए अंदर पहुंचाए जाते थे। ये माना शील्ड कोर की स्पष्ट विशेषताएं थीं, लेकिन इसके आंतरिक भाग तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि लियो को तकनीकी रूप से कुछ निर्धारित दिनों में एक इंजीनियर के साथ सुविधा केंद्र में जाने की अनुमति थी, लेकिन मिशन के तहत उसे केवल जमीन के ऊपर के सर्किट पर रखरखाव कार्य की देखरेख करने की अनुमति थी, जबकि नीचे की मंजिलों में जाना सख्त वर्जित था। निचले कक्षों में उतरने का अधिकार केवल मेजर के पास था और अड्डे पर मौजूद किसी और को यह पता नहीं था कि वास्तव में नीचे क्या होता था। हालांकि लियो को इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह जोन 12 के सैन्य अड्डे की कोई अनूठी विशेषता नहीं थी, क्योंकि उसके द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार इस तरह की एक इमारत ग्रह पर हर क्षेत्रीय सैन्य अड्डे पर मौजूद थी। 12 ठिकाने, लेकिन हमारी रिपोर्टों के अनुसार किसी ग्रह की सुरक्षा के लिए केवल 6 या 7 सक्रिय कोर ही हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि शेष 5 नकली है। लियो ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि धर्मी गुट के रक्षा योजनाकार बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थे। हालांकि वे एक मल्टी कोर सिस्टम का संचालन करते थे, लेकिन वे अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करना बखूबी जानते थे, और लियो को पहले से ही सिरदर्द होने लगा था क्योंकि वह ये कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि वह ये पता लगाने का तरीका कैसे खोजेगा कि कौन से कोर नकली हैं और कौन से असली हैं। अधिकारियों का क्वार्टर, लैरी का कमरा, रात 10:27 बजे। उस खास रात को लियो और वेया ने लियो के अपार्टमेंट में मिलने और बैठकर दिन भर की अपनी खोजों और कल की योजनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। यह उन दोनों के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी, जो अक्सर एक साथ ड्रिंक और सिगार का आनंद लेते थे। कल मुझे मेजर को आरोन की मासिक रिपोर्ट सौंपनी है, वेर ने अपनी कमीज के ऊपरी बटन खोलते हुए कहा। उसका लहजा अनौपचारिक था, हालांकि लियो समझ गया था कि वह इस बारे में काफी देर से सोच रहा था। मैंने सोचा कि सिर्फ सिर हिलाकर कागजात सौंपने से ज्यादा कुछ करूं। लियो ने उत्सुकता से ऊपर की ओर देखा। मैं एक अंतर क्षेत्रीय अभ्यास का प्रस्ताव रखने की योजना बना रहा हूं। इसमें इस बात पर कुछ कहना है कि शांति ने सैनिकों को आत्मसंतुष्ट बना दिया है,
और हमें उनकी दक्षता को बरकरार रखने के लिए नकली युद्ध की आवश्यकता है। लियो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। आप मेजर का असली युद्ध पर क्या रुख है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही, वेर ने सिर हिलाया। अगर वो चुप रहता है तो शायद वो निष्क्रिय है, शांति के माहौल में फंसा हुआ है। लेकिन अगर वो जल्दी प्रतिक्रिया देता है या रणनीति की बात करने लगता है तो हम समझ जाएंगे कि वो शुरू से ही संघर्ष की आशंका कर रहा था। और उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर लियो ने बात समझते हुए कहा, जब मेरी उससे मिलने की बारी आएगी तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए। वेर मुस्कुराया, ठीक है, बेहतर होगा कि मैं कल स्थिति का जायजा ले लूं और तुम 2 दिन बाद जब रिपोर्ट जमा करने की तुम्हारी बारी आए तब एक उचित रणनीति के साथ आना। लियो ने अपने हाथ में रखी फाइल बंद की और एक गहरी सांस ली। बस कुछ भी ऐसा संदिग्ध मत कहना जिससे तुम्हारी पहचान उजागर हो जाए, और यह सुनिश्चित करना कि तुम उसके साथ एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह सम्मानजनक व्यवहार करो। मुझे पता है, वेर ने कहा और पहले से ही सिर के पीछे हाथ रखकर लेट गया था। चिंता मत करो चचेरे भाई, तुम्हारे शरीर पर चाकू के निशान पड़ने से पहले से ही मैं भेस बदलने में माहिर रहा हूं। लियो हंसा तो नहीं, लेकिन उसके होठों का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। उसने अपनी आंखें घुमाई और फिलहाल उस ताने को नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 520 उत्तरदायित्व। अगले दिन जोन 12 सैन्य अड्डा, केंद्रीय कमान कार्यालय, सुबह 10:02 बजे। वेर मेजर के कार्यालय के बाहर हाथ में क्लिपबोर्ड लिए खड़ा था। उसकी मुद्रा आरामदेह थी लेकिन लापरवाह नहीं थी, क्योंकि दरवाजे के बगल में खड़े गार्डों ने भारी धातु का दरवाजा खोलने और उसे अंदर आने का इशारा करने से पहले मुश्किल से उसकी ओर एक नजर डाली। कमरा सादा, उपयोगी, फिर भी साफ सुथरा और व्यवस्थित था, ठीक उसी तरह जैसे उसमें रहने वाला व्यक्ति था। मेजर हाल्स्टन ने अपनी डेस्क से ऊपर देखा। पतले फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उनकी आंखें तेज थीं। जैसे ही उन्होंने उस रिपोर्ट का एक पन्ना पलटा जिसे वो पढ़ रहे थे, लेफ्टिनेंट आरोन, उन्होंने लय को बिना तोड़े अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वेयर ने बड़ी सहजता से आगे बढ़कर आवश्यक कागजात सौंपे और अपनी सीट पर बैठ गए, जिससे कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा क्योंकि मेजर ने शीर्ष पृष्ठ पर सरसरी नजर डाली। मोड़ पन्नों की सरसराहट धीमी होते ही वेर ने अपना गला साफ किया। महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप अनुमति दें तो। वॉट अरे, मैं कुछ ऐसा प्रस्ताव रखना चाहता हूं जो सामान्य दिनचर्या से हटकर हो, कुछ ऐसा जिससे सैनिकों में नई ऊर्जा का संचार हो सके। हलस्टन ने अपनी भौहें उठाई लेकिन कुछ नहीं कहा, जिससे वेयर को अपनी बात जारी रखने का प्रोत्साहन मिला। आखिरी बड़े पैमाने के युद्ध को 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है, और यद्यपि शांति स्वागत योग्य है, ये हमारी तैयारियों को कुछ हद तक कमजोर कर देती है। मेरा मानना है कि 12वें और 11वें जोन के बीच एक संयुक्त अंतरक्षेत्रीय अभ्यास हमारी वास्तविक तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त उपाय होगा। मेजर ने नाक से सांस छोड़ी और रिपोर्ट को एक तरफ रख दिया, फिर कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। क्या आपको लगता है कि हम लापरवाह हो रहे हैं? मुझे लगता है कि यह मान लेने से बेहतर है कि हम सतर्क हैं, वेर ने सहजता से जवाब दिया, खासकर तब जब हाल ही में पंथ के ड्रैगन को निशाना बनाया गया है। अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो मैं नहीं चाहूंगा कि हम सोते हुए पकड़े जाएं। हलस्टन कुछ पल के लिए चुप रहे, सोच में डूबे हुए। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। वो पंथ इतनी जल्दी हरकत नहीं करेगा, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। मुझे शक है कि वे जल्दबाजी में पलटवार करेंगे। साथ ही पंथ के भीतर हमारे जासूसों के अनुसार ड्रैगन की सेना को अभी सिर्फ 6 सप्ताह का बुनियादी युद्ध प्रशिक्षण मिला है। वे किसी भी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं है। उसने अंत में शांत स्वर में कहा। आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर भी आपकी बात सही है। उन्होंने रिपोर्ट पर एक बार टैप किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, जोन 11 के साथ समन्वय स्थापित करें, एक तारीख तय करें, रूपरेखा तैयार करें और अन्य लेफ्टिनेंटों को भी इसमें शामिल करें। जब तक हमारे पास समय है, आइए इस मामले को निपटा लें। जी सर, वेर ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा और फिर मुड़कर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, मेजर की आवाज ने एक बार फिर सन्नाटे को चीर दिया। लेफ्टिनेंट, आपकी समझ से वो पंथ कब हमला कर सकता है? वेयर कुछ देर रुका, उसका हाथ अभी भी दरवाजे के हैंडल पर था। उसका चेहरा शांत बना रहा जबकि उसके दिमाग ने प्रतिक्रिया देने में थोड़ा अधिक समय लिया। मुझे नहीं पता, महोदय, मैं भविष्य की भविष्यवाणी करने में बहुत अच्छा नहीं हूं, उसने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उस दिन के लिए तैयार रहें, चाहे वह दिन कभी भी आए। मेजर ने धीमी सी गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली। उनके होठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। आप सही कह रहे हैं,
लेफ्टिनेंट। इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह आपकी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हो। वह अपनी फाइलों की ओर लौटा। एक फाइल खोलते हुए उसने लगभग लापरवाही से कहा, और हमारी तैयारियों की कमी को लेकर ज्यादा चिंता मत कीजिए। हमने पिछले 3 दशकों में अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। उसकी निगाहें ऊपर उठी, स्थिर और बिना पलक झपकाए। तो अगली बार जब कोई पंथ सेना हमारे ग्रह पर आक्रमण करने की कोशिश करेगी, तो उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा। वेर की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत एक चुस्त दुरुस्त अभिवादन के नीचे अपनी प्रतिक्रिया को छिपा लिया। समझ गया, महोदय, और बिना कुछ और कहे वो बाहर निकल गया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वेर मेजर के कार्यालय से सिर झुकाए वापस लौटा, क्योंकि वह अपनी बातचीत में सामने आए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रहा था। अब 2 बातें उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थीं। सबसे पहले, पंथ के सदस्यों के बीच जासूस मौजूद थे जो काफी अच्छी तरह से जानकार और सक्रिय थे। हालांकि यह कहना मुश्किल था कि वे पंथ की पंक्तियों में कितनी गहराई तक घुसपैठ कर चुके थे, लेकिन कम से कम मध्य स्तर तक तो वे घुसपैठ कर ही चुके थे, जहां अब धर्मी गुट को खुफिया जानकारी जुटाने के लिए लंबी दूरी के स्कैनर या अवरोधित प्रसारणों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सैनिकों को किसी भी बड़े पैमाने पर गतिविधि की घोषणा होते ही खबर लगभग तुरंत दुश्मन के कानों तक पहुंच जाती थी। एक बार जब पंथ ने अपने सैनिकों को लामबंद कर दिया, एक बार जब ग्रह कोरल पर हमले की घोषणा खुले तौर पर कर दी गई, भले ही तैयारी या प्रशिक्षण के नाम पर ही क्यों न हो, कोई न कोई जरूर बोलेगा। और धर्मी गुट को इसकी जानकारी मिलेगी, और वह भी वास्तविक समय सीमा के भीतर, जिसके बाद उस खतरे का मुकाबला करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, और शायद इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि मेजर के समापन भाषण ने उन्हें परेशान कर दिया। मेजर को उस छिपे हुए हुनर पर जो भरोसा था, जिसे कथित तौर पर पिछली गलतियों से सीखकर विकसित किया गया था, वो बात वेया को परेशान कर रही थी, क्योंकि ऐसे अज्ञात कारकों से निपटना हमेशा सबसे मुश्किल होता है। हमें ये पता लगाना होगा कि मेजर के इस आत्मविश्वास का स्रोत क्या है, वेर ने सोचा। उसकी उंगलियां अपनी रिपोर्ट के किनारे पर कस गईं, और उसकी गति धीमी हो गई। अगर मैं आधे अधूरे प्रशिक्षित सैनिकों की सेना लेकर कोरल ग्रह पर जाऊं, तो कम से कम मुझे रणनीति में निश्चितता तो होनी ही चाहिए, वरना मैं अपने आदमियों को सीधे मौत के मुंह में ले जाऊंगा। कई हफ्तों तक अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करने के बाद वेया को एहसास हुआ कि उसने आखिरकार ड्रैगन के रूप में अपनी भूमिका और उससे जुड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लियो ने उसे बताया था। अंततः ये उसकी लड़ाई थी। ड्रैगन की सेना पंथ के बुजुर्गों या उसके सिद्धांतों के लिए नहीं लड़ रही थी, वे उसके लिए लड़ रहे थे। और अगर वे युद्ध में उसका साथ देने को तैयार थे, किसी अनजान ग्रह पर अनजान आसमान के नीचे खून बहाने और मरने को तैयार थे, तो कम से कम वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि वे ऐसी परिस्थितियों में जा रहे हैं जो उनके जीवित रहने के लिए अनुकूल हो। मैं अपने चचेरे भाई से बात करूंगा। वो हमेशा 5 कदम आगे की सोच रखता है, यहां तक कि जब मैं 1 कदम भी नहीं सोच पाता था। अगर आगे बढ़ने का कोई रास्ता है, तो वो उसे ढूंढ लेगा।